आज के सेगमेंट में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं और टॉपिक का नाम है कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। यानी किसी भी वेक्टर फंक्शन यानी सदिश राशि का हम कर्ल कैसे निकालते हैं और उसका मतलब क्या होता है। देखिए, मैथमेटिकली कर्ल निकालना एक अलग प्रोसेस है, बट किसी भी वेक्टर फंक्शन का जब हम लोग कर्ल निकालेंगे तो वो उसका ज्योमेट्रिकल उसका क्या मतलब होगा और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा, इसको भी हम लोग यहाँ पे इस लेक्चर में रियलाइज करने की कोशिश करेंगे। मैथमेटिकली क्या होता है कि कोई भी अगर वेक्टर फंक्शन है तो अगर उस वेक्टर का हम लोग डेल ऑपरेटर के साथ अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो मैथमेटिकली हम लोग बोलेंगे कि हम उस वेक्टर फंक्शन का कर्ल निकाल रहे हैं। जैसे यहाँ पे f क्या है, एक वेक्टर फंक्शन है जिसको हम लोग इस प्रकार से रिजॉल्व करके एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप लिख देते हैं। अब इस वेक्टर का हम अपने डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं मैथमेटिकली, और क्रॉस प्रोडक्ट आप लोग जानते हैं इस प्रकार से डिटर्मिनेंट बना के यानी सारणिक बना के निकाला जाता है। तो मैथमेटिकली हमने यहाँ पे कर्ल कैलकुलेट कर लिया। जैसे ही हम लोग इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे यहाँ पे कुछ आएगा और जो भी आएगा वो अगेन वो वेक्टर आएगा, क्योंकि दो सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट सदिश होता है, ठीक है ना। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी किसी भी वेक्टर का जो कर्ल होता है वो वेक्टर आता है। बट यहाँ मैथमेटिकली चलिए हमने तो कंप्लीट कर लिया कि मैथमेटिकली हमने यहाँ पे एक वेक्टर का कर्ल निकाल लिया, पर ये जो भी आया है वो क्या आया है, वो क्या दर्शाता है, उसका मतलब क्या है, वो ज्योमेट्रिकली कैसे दिखता है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। पहले कोई वेक्टर हम लोग फंक्शन ले लेते हैं, कोई वेक्टर फील्ड ले लेते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड यानी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जो है। अब अगर ये जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, मान लीजिए ये अर्थ है, इस अर्थ के चारों ओर ग्रेविटेशनल फील्ड है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, तो एक गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। अब अगर कोई भी फ्री पार्टिकल, कोई भी ऐसा पदार्थ, कोई भी पार्टिकल जिसमें द्रव्यमान हो, अगर वो पृथ्वी की ओर गिर रहा है तो आप लोग देखे होंगे कि वो बिल्कुल सीधा एक स्ट्रेट लाइन में गिरता है, वो सीधा स्ट्रेट लाइन में गिरेगा। उसके पीछे का कारण ये है जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जो होता है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है, संरक्षित क्षेत्र होता है, संरक्षित बल होता है। और किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड का कर्ल हमेशा जीरो आता है। तो कर्ल जीरो आने का मतलब कि इसके अंदर किसी भी प्रकार की रोटेशनल प्रॉपर्टी नहीं छुपी हुई है। यानी किसी भी वेक्टर फंक्शन का जब कर्ल निकाला जाता है तो हम लोग ये चेक करते हैं कि उस वेक्टर क्वांटिटी के अंदर कोई रोटेशनल प्रॉपर्टी, कोई रोटेशनल गुण तो नहीं छुपा हुआ है। अगर अगर मान लीजिए यहाँ पे जो पार्टिकल गिर रहा है वो बिल्कुल एकदम सीधी रेखा में ना गिर के मान लीजिए गोल गोल ये राउंड स्पाइरल शेप में गिरता, तो हम ये कहते हैं कि उस पार्टिकल को इस ग्रेविटेशनल फील्ड में इंटरेक्ट करके उसको रोटेट कर दिया। यानी गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर एक रोटेशनल प्रॉपर्टी छुपी हुई। अगर ऐसा होता तो ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फील्ड का कर्ल कभी भी जीरो नहीं आता। समझ में आया? थोड़ा सा जटिल है पर सिंपल भी है। यानी किसी भी वेक्टर फंक्शन का कर्ल निकालने का मतलब होता है कि हम उसके अंदर देखना चाहते हैं कि कोई रोटेशनल प्रॉपर्टी छुपी है कि नहीं। अगर उसके अंदर कोई रोटेशनल प्रॉपर्टी छुपी होगी तो उसका कर्ल या तो पॉजिटिव आएगा या तो निगेटिव आएगा, वेक्टर में ही आएगा। समझ में आया? अगर उसके अंदर रोटेशनल प्रॉपर्टी छुपी है तो अगर जीरो आ गया तो इसका मतलब उसके अंदर कोई रोटेशनल प्रॉपर्टी नहीं छुपी है, और ऐसे फील्ड को हम लोग कंजर्वेटिव फील्ड कहेंगे। और ऐसा फील्ड जो है वो अपने अंदर किसी भी प्रकार का बल आघूर्ण या रोटेशनल प्रॉपर्टी नहीं रखता। यही कारण है कि जब ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई भी पार्टिकल अगर गिरता है तो वो सीधा रेखा में गिरता है, या बहुत करेगा उसका पथ परवलयाकार हो जाएगा, बट वो हेलिक्सिकल या रोटेट नहीं करता, उस फील्ड से इंटरेक्ट होने के कारण रोटेट नहीं करता। तो ये जीरो वाला केस तो आपको समझ में आ गया। अब ये पॉजिटिव निगेटिव का क्या चक्कर है, देखिए। अगर किसी फील्ड में घुसने वाला, एंटर करने वाला पार्टिकल उस फील्ड से इंटरेक्ट करके अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर गया, तो अब अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर गया तो उसका कर्ल निकालेंगे तो वो वेक्टर में निगेटिव आएगा। और अगर वो उस फील्ड के साथ इंटरेक्ट करके एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर गया तो उसका कर्ल वेक्टर में ये आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। अब इसका एक रियल एग्जांपल आपको समझाता हूं।
आप लोग जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसे यहाँ पे अभी ये बाद में भी एग्जांपल आएगा, जिससे नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ पोल से ये लाइनें निकली और ये साउथ पोल पे एंड हो गई। तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रॉन अगर किसी पर्टिकुलर एंगल पे एंटर करता है, तो आप जानते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड उस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रोटेट करा देता है। समझ में आया? वो अब वैसे भी आप देखिए मैग्नेटिक लाइन को आप देखिए तो यहाँ पे ये अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन है, यानी ये कहीं ना कहीं एक प्रकार की रोटेशनल प्रॉपर्टी अपने अंदर छुपाए हुए है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अपने अंदर एक रोटेशनल प्रॉपर्टी को छुपाए हुए होता है, इसीलिए कोई ऐसा पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट कर सके, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड उसको रोटेट कर देता है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रॉन घुसे तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसको रोटेट कर देता है। समझ में आया ना? तो मैग्नेटिक फील्ड का इसीलिए कर्ल जो है वो जीरो नहीं होता है। ठीक, तो ये कर्ल का मतलब हुआ। ठीक है ना? तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल आएगा तो उसमें और चीजों को मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा। ठीक है ना? तो अब देखिए यहाँ पे, हाँ कर्ल बिल्कुल देखिए ये डेल ऑपरेटर है और ये वेक्टर है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ये डिटरमिनेंट सारणिक बना के निकाला जाता है। ये आप लोग जानते भी होंगे, इसमें हम लोग अभी ढेर सारा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, बाद में वो न्यूमेरिकल का अलग से सीरीज आएगा, वो वीडियो इसी के प्लेलिस्ट में ऐड होता जाएगा, वो बाद में आपको मिल जाएगा। फिलहाल आज थ्योरी पे फोकस करिए। अब एक चीज याद रखिए, कर्ल ऑफ एफ जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझ लेते हैं, जो मैं अभी आपको समझा रहा था। द कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज ए मेजर ऑफ हाउ मच दैट वेक्टर कर्ल्स, यानी रोटेट्स अराउंड गिवन पॉइंट। मतलब किसी सदिश का कर्ल ये मापता है कि किसी बिंदु के परितम वह सदिश कितना घुमाव की प्रवृत्ति रखता है। एग्जांपल समझते हैं। पहले वही पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज लेते हैं जो मैंने डाइवर्जेंस में भी समझाया था। देखिए पॉजिटिव चार्ज की जो लाइनें होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें, वो बिल्कुल स्ट्रेट बाहर की ओर निकलती हैं और नेगेटिव की बिल्कुल स्ट्रेट अंदर की ओर आती है। तो अब अगर यहाँ पे मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज के पास अगर कोई और पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो या सीधे इसके सरफेस से 90 डिग्री बनाते हुए सीधे क्या करेगा, ये बाहर की ओर प्रतिकर्षित होगा। बट ये पॉजिटिव चार्ज इसके अराउंड रोटेट नहीं करेगा, वो स्ट्रेट लाइन में ही बाहर की ओर जाएगा। और अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो वो नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव के द्वारा आकर्षित होगा, अट्रैक्ट होगा, बट एक स्ट्रेट लाइन में होगा, रोटेट नहीं करेगा। इसे वही केस नेगेटिव चार्ज में भी एप्लीकेबल होगा। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल इसी लाइन के अलोंग अट्रैक्ट होगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इस लाइन के विपरीत दिशा में वो प्रतिकर्षित होगा, रिपेल होगा। तो ऐसे केस में यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने अंदर कोई रोटेशनल प्रॉपर्टी छुपाया हुआ नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का आप कर्ल निकालेंगे तो वो क्या आएगा, जीरो आएगा। जबकि मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए दो केस लेते हैं। ये वायर में देखिए करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो आप जानते हैं इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो क्लोज लूप बनाएगा। वैसे भी मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें जो होती है वो क्लोज लूप बनाती हैं। तो अब इस क्लोज लूप में आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे तो वो अलग अलग डायरेक्शन देगा, यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन, और वो रोटेटिंग प्रॉपर्टी का दिखा रहा है। यानी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक रोटेशनल प्रॉपर्टी छुपी हुई है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेशनल प्रॉपर्टी नहीं है। देखिए यहाँ पे इसी डायरेक्शन में, इसी के अगर अलोंग, इसी लाइन के अलोंग आप आगे बढ़ेंगे तो उसी डायरेक्शन में, माने आप उस एक लाइन के अलोंग आप आगे बढ़ते जाएंगे तो डायरेक्शन वही है, भले ही मैग्नीट्यूड चेंज होता जाए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कुछ अलग होगा, इसी लाइन के अलोंग यहाँ पे अलग होगा, बट दोनों का डायरेक्शन सेम है। यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में जाते वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण चेंज हो रहा है, बट डायरेक्शन नहीं चेंज होगा एक ही लाइन के अलोंग। बट यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में एक ही लाइन के अलोंग जाते जाते आपका मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा और डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। एक ही लाइन के अलोंग मैं बार बार बोल रहा हूं, ये नहीं कि आप बोल रहे सर इधर तो दूसरा डायरेक्शन है, इधर तो दूसरा। अरे भाई एक ही लाइन के अलोंग आप चलना शुरू करिए, एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन मिलेगा। हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड भले ही अलग अलग मिल जाएगा, डायरेक्शन सेम मिलेगा। बट यही मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी एक लाइन को आप पकड़ के चलना शुरू करिए उसके अलोंग, तो आपको हर पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन देखने को मिलेगा। मतलब आप अगर किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन का अनुसरण करेंगे, उसके अलोंग चलेंगे, तो आप अपने आप को रोटेट होता हुआ नहीं पाएंगे, सीधे आप निकल जाएंगे या सीधे इसके ओर आएंगे, इसीलिए उसमें कर्ल जीरो होगा। जबकि मैग्नेटिक फील्ड में आप पाएंगे कि आप गोल गोल घूम रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन पे आपका रोटेशन हो रहा है। यानी मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर एक रोटेशनल प्रॉपर्टी को छुपाए हुए रहता है। यही कारण है कि जब आप इसका कर्ल निकालेंगे तो वो जीरो नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, बट जीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये होता है कर्ल का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अभी हम लोग क्या करेंगे कि एक दो पॉइंट देख लीजिए, फिर इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन। अच्छा, अब अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का अगर कर्ल जीरो आ गया
तो हम लोग बोलेंगे दैट मीन्स दैट वेक्टर क्वांटिटी इज इररोटेशनल। समझ में आया? अगर कर्ल 0 हो गया तो इसका मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी इररोटेशनल है, और अगर कर्ल 0 नहीं आया तो इसका मतलब वो रोटेशनल है। इसीलिए कभी कभी न्यूमेरिकल में पूछ देता है, कोई वेक्टर क्वांटिटी दे देगा, समथिंग यहाँ पे वेक्टर फंक्शन दे देगा और बोलेगा प्रूफ कीजिए कि ये इररोटेशनल है। तो आप लोग इसका कर्ल निकालेंगे और कर्ल अगर 0 आ गया तो आप बोलेंगे इररोटेशनल है। अब हम लोग फिजिकल इंटरप्रिटेशन में हम ये प्रूव करेंगे कि जो कर्ल होता है वो कहीं ना कहीं जाकर रोटेशन वाले क्वांटिटी से जुड़ा होता है। तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं, वी नो दैट फॉर ए रोटेटिंग बॉडी, हम लोग जानते हैं रोटेटिंग बॉडी के लिए एक फॉर्मूला था v इक्वल टू आर ओमेगा, या वेक्टर फॉर्म में ओमेगा क्रॉस आर। v क्या है? रोटेट करते हुए पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी है। ओमेगा क्या है? रोटेट करते हुए पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी है। r क्या है? पोजीशन वेक्टर। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है ओरिजिन O, यहाँ पे ये एक मान लीजिए धागा में मैंने ये एक पत्थर बांध लिया है स्टोन, और इसको हम लोग घुमा रहे हैं इसके अलोंग। तो यहां से ये O से ये जो हो गया ये R वेक्टर हो गया, और मान लीजिए ये घूमते हुए यहां पे आ गया, तो ये जो यहाँ पे इसका जो वेलोसिटी, जो ये कोणीय वेग जिसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ये है ओमेगा, और इस पथ के अलोंग ये जो पार्टिकल गति कर रहा है तो वो उसकी हो जाएगी लीनियर वेलोसिटी। समझ में आया ना? तो ये इन दोनों के बीच में संबंध होता है। अब हम लोग यहाँ पे जब आगे बढ़ेंगे, और ये मैंने लिख भी दिया है, एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे लिख लीजिएगा, हिंदी वाले जो है वो है कोणीय वेग। ठीक है, ये कोणीय वेग हो गया, और ये हो गया रेखीय वेग। ठीक है, ये रेखीय वेग है, और यहाँ पे आर क्या है? पोजीशन वेक्टर। समझ में आया ना? पोजीशन वेक्टर मतलब हो गया त्रिज्य वेक्टर, त्रिज्य सदिश। अब यहाँ पे ओमेगा चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम लोग कंपोनेंट में रिजॉल्व करके ओमेगा एक्स आई कैप प्लस ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड के कैप, और आर को हम लोग एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिख सकते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इन सभी यहाँ पे हम लोग इसका वेलोसिटी का हम लोग निकालेंगे कर्ल। तो कर्ल ऑफ दिस वेलोसिटी v इज इक्वल टू, यानी कर्ल ऑफ दिस v, और v का मान यहां से हम लोग ला के रख देंगे, तो ये ओमेगा क्रॉस r हो जाएगा। ठीक है, ये ओमेगा क्रॉस क्या हो गया? r हो गया। अब हम लोग अभी डेल ऑपरेटर को रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आप लोगों को पढ़ाए हैं, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में पहले ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए ओमेगा क्रॉस r का, इसका डिटर्मिनेंट बन गया। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करिए तो ये आएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे डेल ऑपरेटर का भी मान रखते हैं। तो ये डेल ऑपरेटर का मान रख दिए, यहाँ पे ये क्रॉस है और ये दूसरा फंक्शन, तो अब यहाँ पे ये डेल क्रॉस दिस इतना बड़ा ये पर्टिकुलर फंक्शन। अब इसका एक बार और क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, क्योंकि ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है क्रॉस प्रोडक्ट का, तो एक और फाइनल डिटर्मिनेंट बनेगा। अब ये सारणिक यानी डिटर्मिनेंट को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, बाकायदा आप लोग सॉल्व करिएगा, सबको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता होगा। ठीक, यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, अगर नहीं आता तो फिर इसका न्यूमेरिकल वाला सीरीज देखिएगा, वहां पे डिटर्मिनेंट सॉल्व करना मैं बता दूंगा, यहाँ थ्योरी में नहीं बताऊंगा, आपको आना चाहिए। नहीं आता है कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, जब न्यूमेरिकल आएगा तो वहां डिटर्मिनेंट सॉल्व करना बताऊंगा। यहाँ लंबा ना हो जाए वीडियो, इसीलिए अभी फिलहाल बस जितना जानिए, ये सारणी को मैंने सॉल्व किया, ये आएगा। अब यहाँ पे आई कैप, जे कैप और के कैप के फैक्टर्स को हम लोग एक जगह लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, देखिए ये डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो ये वाला केवल होगा, इसका डिफरेंशिएशन 0, तो सब में यहाँ पे ये फैक्टर मिलेगा, फिर इसका ये वाला 0 होगा, ये वाला बचेगा केवल यहाँ पे क्या बचेगा? ओमेगा एक्स। तो ये माइनस माइनस प्लस, यानी ये पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे ये इतना मिल जाएगा, यानी दोनों जुड़ जाएंगे, तो 2 ओमेगा एक्स आई कैप प्लस 2 ओमेगा वाई जे कैप प्लस 2 ओमेगा जेड के कैप, 2 कॉमन ले लीजिए तो ओमेगा एक्स आई कैप ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड के कैप। अब यही तो ओमेगा है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, यानी कर्ल ऑफ v, यानी जो वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी का जब मैंने कर्ल निकाला, लीनियर वेलोसिटी का जब मैंने कर्ल निकाला तो वो जाके ओमेगा से जुड़ जा रहा है, ये वेक्टर रहेगा यहाँ पे, ओमेगा से जुड़ जा रहा है, और ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, जो रोटेट करने की प्रवृत्ति रखता है। यानी किसी भी वेक्टर फंक्शन का कर्ल जो है वो उस वेक्टर के अंदर के एंगुलर वेलोसिटी से जुड़ा हुआ है। एंगुलर वेलोसिटी यानी रोटेट करने की प्रवृत्ति, यानी अगर किसी वेक्टर का अगर कर्ल 0 आ गया तो इसका मतलब उसका एंगुलर वेलोसिटी 0 आ गया। अब एंगुलर वेलोसिटी 0 आ गया मतलब उसके अंदर रोटेट करने की प्रवृत्ति ही नहीं है। समझ में आया? एंगुलर वेलोसिटी मतलब कोणीय वेग ही 0 आ गया, यही ना हुआ। जैसे अभी मैंने बताया था किसी भी वेक्टर फंक्शन का कर्ल 0, तो ये 2 ओमेगा 0 यानी ओमेगा 0। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, कोणीय वेग है, यानी उस पर्टिकुलर सिनेरियो में कोणीय वेग है ही नहीं, कोणीय वेग 0 है, यानी वहां पे किसी भी प्रकार की रोटेशनल प्रॉपर्टी नहीं है। पर अगर किसी का कर्ल कुछ भी पॉजिटिव निगेटिव आएगा तो इसका मतलब उसके अंदर ओमेगा है।
अब वो ओमेगा पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो मैंने बताया था क्या उसका मतलब होता है। ओमेगा है मतलब उसके अंदर रोटेट करने की प्रवृत्ति है। तो किसी भी वेक्टर फंक्शन का कर्ल उसका रोटेशनल प्रॉपर्टी चेक करता है। दिस इक्वेशन शोज दैट कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन इज कनेक्टेड विथ रोटेशनल प्रॉपर्टी ऑफ दैट वेक्टर फील्ड। समझ में आया? तो यहाँ पे ये हमने पढ़ा कि कर्ल होता क्या है, मैथमेटिकली कैसे उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसका ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है, उसका फिजिकल मतलब क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था और आई होप आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। किसी और टॉपिक को लेकर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल बस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।